हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जीवन एजुकेशन में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे बीपीसी सीएचएन के रिगार्डेड सीएचओ ब्रिज कोर्स के रिगार्डेड, जिसके अंदर हम स्पेशल सेशन डिस्कस कर रहे थे। और लास्टली सेशन के अंदर आपने पढ़ा ऑन्कोलॉजी के रिगार्डेड हम स्टार्ट किए थे, जिसके अंदर अपने सेकंड पेपर के 5th ब्लॉक के रिगार्डेड डिस्कस किया था और 4th यूनिट हमारी चल रही थी ऑन्कोलॉजी के रिगार्डेड। हमारा ये टॉपिक था, जिसके अंदर हमने लास्टली सेशन के अंदर टीएनएम क्लासिफिकेशन पढ़ा था। टीएनएम क्लासिफिकेशन के अंदर जो टीएनएम है, जिसको रिप्रेजेंट किया था हमने टी फॉर प्राइमरी ट्यूमर के रूप में हमने कहा था, एन फॉर लिम्फ नोड से रिगार्डेड हमने कहा था, और एम फॉर मेटास्टेसिस के रिगार्डेड हमने कहा था। उम्मीद है लास्टली सेशन आपने देखा होगा, नहीं देखा तो उसको जरूर देखें, आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। उसके बाद हमने मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ की बात की थी कि कैंसर के रिगार्डेड क्या क्या ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ होती है, क्या क्या मैनेजमेंट होते हैं। तो हमने कहा था कि केमोथेरेपी यहाँ पर यूज़ की जाती है, रेडियोथेरेपी यहाँ पर यूज़ की जाती है, सर्जिकल मैनेजमेंट यहाँ पर किया जाता है, और फाइनली पैलेटिव केयर्स यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। जिसके अंदर लास्टली सेशन के अंदर हमने डिस्कस किया सर्जिकल मैनेजमेंट, और सर्जिकल मैनेजमेंट में हमने कहा था कि सर्जरी जो की जाती है, एक सर्जरी यानी इंसिजन लगाया जाता है और ट्यूमर को या अफेक्टेड पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है, दैट इज ए सर्जिकल मैनेजमेंट। और हमने कहा था कि ये किस पर्पज से किया जाता है, सर्जरी जो की जाती है यानी सर्जिकल मैनेजमेंट जो किया जाता है, सर्जरी जो की जाती है, सर्जिकल जो प्रोसीजर है वो किए जाते हैं, वो किस पर्पज के लिए किए जाते हैं, वो हमने लास्टली कहा था कि डायग्नोस्टिक टेस्ट यानी कि डायग्नोसिस पर्पज के लिए किया जाता है। उसके अलावा एक स्टेजिंग जानने के पर्पज से भी सर्जिकल प्रोसीजर काम में लिए जाते हैं, और ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ के लिए भी सर्जरी की जाती है। जिसके अंदर लास्टली हमने देखा प्रोफाइलेटिक सर्जरी होती है, देन क्यूरेटिव सर्जरी होती है, देन कंट्रोल सर्जरी होती है, देन पैलेटिव सर्जरी होती है, देन रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी हमने पढ़ी लास्टली सेशन के अंदर। तो लास्टली सेशन नहीं पढ़े तो ज़रूर पढ़े। उसके बाद हमने देखा इंडिकेशन ऑफ सर्जरी या इंडिकेशन फॉर सर्जरी, सर्जरी के रिगार्डेड कौन कौन सा इंडिकेशन है जिसके थ्रू हम सर्जरी करेंगे, कौन कौन से ऐसी कंडीशन है जिसमें सर्जरी की जाती है। और हमने काफ़ी अच्छी तरीके से उस सेशन को पढ़ा था, उस सेशन के अंदर हमने सर्जरी के रिगार्डेड कवर कर लिया था। और उम्मीद है लास्टली सेशन आपने देखा होगा, नहीं देखा तो जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। केवल मेंबरशिप लिए हुए कैंडिडेट ही उन सेशन को देख सकते हैं, अदर नहीं देख पाएंगे, आप सबको पता है। तो अपने फ्रेंड्स को भी मोटिवेट कीजिएगा कि जल्दी से जल्दी अपने इस जीवन एजुकेशन पर ज्वाइन हो जाइए और सभी सेशन का बेनिफिट ले सके। चलिए बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट सर्जरी पढ़ेंगे अपन, नेक्स्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी पढ़ेंगे, दैट इज रेडियोथेरेपी। कैंसर के ट्रीटमेंट अपन पढ़ रहे थे, कैंसर के रिगार्डेड मैनेजमेंट फैसिलिटीज हम पढ़ रहे थे, कैंसर के रिगार्डेड ट्रीटमेंट हम पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने सर्जरी पढ़ ली। और नेक्स्ट अपन थेरेपी पढ़ेंगे, दैट इज रेडियोथेरेपी। यानी यहाँ पर रेडियोथेरेपी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। इस कंडीशन में रेडियोलॉजिकल सब्सटेंस का यूज किया जाता है। रेडियोलॉजिकल सब्सटेंस का यूज करते हुए एक तरीके से कैंसर का ट्रीटमेंट करवाया जाता है, कैंसर का ट्रीटमेंट दिया जाता है। किसके रूप में? एक रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर करवा के। रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर के अंदर जैसे कि आप एक्सरे वगैरह करते हैं, वो सब क्या है? रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन अपन ने देखा था। तो एक रेडियोथेरेपी प्रोवाइड की जाती है। कैसे कैसे रेडियोथेरेपी होती है, कितने टाइप की रेडियोथेरेपी होती हैं, अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज के सेशन को मैं स्टार्ट करता हूं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। चलिए बढ़ते हैं, और रेडियोथेरेपी क्या होती है, इसके रिगार्डेड क्या क्या टॉपिक्स है अपन कंप्लीटली पढ़ेंगे इस सेशन के अंदर। चलिए बढ़ते हैं। इसके अंदर देखिए रेडियोथेरेपी क्या होती है। सबसे पहला काम है रेडियोथेरेपी। देखिए रेडियोथेरेपी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड ऑफ क्यूरिंग लोकल कैंसर। लोकल कैंसर या कैंसर के मैनेजमेंट के रिगार्डेड रेडियोथेरेपी काफ़ी इंपोर्टेंट मेथड्स माना जाता है। यानी रेडियोथेरेपी भी कैंसर के इलाज के लिए, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए एक फैसिलिटीज है, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए एक मेथड है जिसके थ्रू कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपोर्टेंट थेरेपी है, दैट इज ए रेडियोथेरेपी। और रेडियोथेरेपी के हेल्प से कैंसर का मैनेजमेंट किया जाता है। याद रखिएगा, सिंपल सी लाइन लिखी है, रेडियोथेरेपी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड ऑफ क्यूरिंग लोकल कैंसर। किसी भी लोकल कैंसर को क्योर करने के लिए यानी ट्रीट करने के लिए, यानी उसको मैनेज करने के लिए ये थेरेपी काम में ली जाती है। उसके अलावा नेक्स्ट लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, जिसके अंदर लिखा हुआ है सिंपल सी लैंग्वेज में, आप देखिएगा, Radiotherapy is the method of treating disease with isonizing
रेडिएशन, यानी रेडिएशन का यूज करके या आइसोनाइजिंग एजेंट यूज करके या आयोनाइजिंग एजेंट यूज करके, आयन यूज करके या रेडिएशन यूज करके कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है। बेसिकली नाम से मीनिंग निकल रहा है रेडिएशन, यानी रेडियोलॉजिकल सब्सटेंस का यूज करते हैं। लाइक कोबाल्ट आपने जनरली सुना होगा, कोबाल्ट को यूज करते हैं और कैंसर का ट्रीटमेंट करवाया जाता है। आयोनाइजिंग एजेंट यहाँ पर यूज किया जाता है और कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इस तरीके की जो थेरेपी होती है वही क्या होती है, रेडियोथेरेपी होती है। कंप्लीटली आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, इतना आप याद रखेंगे काफ़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके रिगार्डेड और अपन डिस्कस करते हैं। कुछ पॉइंट और यहाँ पर मेंशन किए हैं। द आयोनाइजिंग रेडिएशन cause the damage the certain vital structure within the cell। देखिए अब आप क्या कर रहे हो, रेडिएशन यूज कर रहे हो, आयोनाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हो, आयोनाइजिंग रेडिएशन आप यूज कर रहे हो, काफ़ी सारी अलग अलग रेडिएशन होती हैं उनको आप यूज कर रहे हो। किस थेरेपी में, रेडिएशन थेरेपी में आयोनाइजिंग एजेंट आपका यूज करना पड़ेगा रेडिएशन थेरेपी में। तो ये क्या करती है, लाइक आपका ट्यूमर यहाँ पर है, लाइक किसी भी बॉडी पार्ट के अंदर, आपकी ये बॉडी पार्ट है, एब्डोमेन है, यहाँ पर आपका ट्यूमर है, यहाँ से मान के चलिएगा, यहाँ से यहाँ पर आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस या रेडिएशन के रिगार्डेड आपकी यहाँ पर मशीन लगी हुई है, इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, यहाँ से रेडिएशंस आपको डाला जाएगा कहाँ पर, ट्यूमर के अंदर। आगे अलग अलग तरीके से अपन पढ़ेंगे। यहाँ से रेडिएशन आ रही है कहाँ पर, जिस बॉडी पार्ट में आपको कैंसर है वहाँ पर रेडिएशन डाली जा रही है, रेडियो एक्टिव रेज यहाँ पर डाली जा रही हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यहाँ पर डाले जा रहे हैं। तो इस कैंसर सेल के अंदर जो अनकंट्रोल ग्रोथ हो रही है वहां पर ये क्या करेगी, उस अनकंट्रोल ग्रोथ को ये क्या करेगी, लिमिट करेगी, इनहिबिट करेगी, ताकि वहां पर अनकंट्रोल ग्रोथ नहीं होगी। और अनकंट्रोल ग्रोथ भी होगी तो जो ग्रोथ सेल हैं उनको ये डैमेज करने का काम करेगी। क्या करेगी, डैमेज करने का काम करेगी, यानी कह सकते हैं ग्रोथ को लिमिट करने का ये काम करेगी। इसलिए ये रेडियोथेरेपी काम में ली जाती हैं। तो कैंसर सेल को ये डेड कर देती हैं, कैंसर सेल को ये डैमेज कर देती हैं, ताकि वहाँ पर जो ट्यूमर का साइज है ज़्यादा बढ़ता नहीं है और धीरे धीरे वहाँ की सेल है ऑटोमेटिकली नेक्रोटिक होती जाती हैं और वहाँ पर जो कैंसर ट्यूमर है वो ऑटोमेटिकली साइज में कम होता जाता है और उसका मैनेजमेंट हो जाता है। लेकिन आप कहेंगे कि सर रेडिएशन अपन दे रहे हैं, ठीक है, हमने कोजेज के अंदर भी इसको पढ़ा था कि रेडिएशन भी कैंसर का कोजेज होता है। हाँ, रेडिएशन के कारण से भी कैंसर होता है, क्योंकि रेडिएशन अपनी बॉडी के अंदर आती है, अपनी बॉडी के नॉर्मल सेल के अंदर वो इरिटेशन पैदा करती हैं जिनको कार्सिनोजेंस अपन कहते हैं, और इरिटेशन पैदा करती हैं जिसके कारण से सेल का डिवीजन बढ़ जाता है, सेल डिवीजन जो प्रोसेस होती है वो बढ़ जाती है और एबनॉर्मल सेल ग्रोथ होने लगती हैं, जिसके कारण से भी ट्यूमर हो जाता है, जिसके कारण से भी कैंसर हो जाता है। तो इसका ट्रीटमेंट भी फैसिलिटीज़ के अंदर भी इसको इन्वॉल्व किया जाता है और पॉजिटिव फैक्टर के अंदर भी इन्वॉल्व किया जाता है, क्योंकि आप कैंसर के रिगार्डेड थेरेपी दे रही हैं तो जरूरी नहीं है केवल कैंसर सेल को ही ये डैमेज करेगी, कैंसर सेल पर ही एक्ट करेगी। सराउंडिंग एरिया में जो अदर सेल है, नॉर्मल सेल है, वहां पर भी ये अफेक्ट डालती है, वहां की सेल्स को भी ये डैमेज कर सकती हैं। याद रखिएगा, भूलना नहीं है, याद रखिएगा। यहां तक उम्मीद है याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो आयोनाइजिंग एजेंट यहाँ पर यूज करते हैं रेडियोथेरेपी के अंदर, और जो कैंसरस सेल है उसको डेड करवाने का, डैमेज करवाने का, लिमिट करवाने का काम यहाँ पर किया जाता है। उसके अलावा the cell are either the damage or are render incapable of further multiplication। यानी मैंने कहा कि कैंसर सेल पर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डाले जा रहे हैं, रेडियो एक्टिव रेज डाले जा रहे हैं, जिसके कारण से कैंसर सेल में क्या हो रहा है, डैमेज हो रहा है। तो कैंसर सेल डैमेज हो रही है तो वहाँ का जो भी मल्टीप्लिकेशन है, कैंसर सेल डैमेज हो रही है तो उसकी जो मल्टीप्लिकेशन है यानी सेल डिवीजन कंटिन्यू हो रहा है, वो क्या होगा, नहीं हो पाएगा या फिर स्लो होगा। इस कारण से कैंसर ट्यूमर को या कैंसर को लिमिट किया जा सकता है। आई थिंक क्लियरली यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। रेडियोथेरेपी के अंदर क्या होता है, रेडिएशन या आयोनाइजिंग एजेंट आप यूज करते हैं कहाँ पर, जहां पर जिस बॉडी पार्ट में आपको कैंसर है, जिस बॉडी पार्ट में आपको ट्यूमर है, उस बॉडी स्पेसिफिक पार्ट के अंदर रेडिएशंस प्रोवाइड की जाती हैं, रेडियोलॉजिकल या आयोनाइजिंग एजेंट यूज किए जाते हैं और कैंसर सेल को डेड करवाया जाता है, डैमेज करवाया जाता है, ताकि वो और ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सके। आई थिंक समझ में आ गया होगा यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर मेंशन है, दीज डैमेजिंग इफेक्ट ऑन द नॉर्मल सेल आर लेस। ठीक है, अफेक्ट तो करता है नॉर्मल सेल को, लेकिन
कंपेयर टू कार्सिनोजन के लिए केवल अफेक्टेड पार्ट को ज्यादा ये अफेक्ट करता है। लाइक यहाँ पर ट्यूमर है, कैंसर से रेडियोएक्टिव सब्सटेंस आ रहा है, तो ये कैंसर वाले पार्ट को कैंसर सेल को मोर अफेक्ट करेगा किस पार्ट को? कैंसर पार्ट को, कंपेयर टू किसके? जो नॉर्मल सेल है उसको क्या करेगा? ये लेस अफेक्ट करेगा। याद रखेगा, लेस अफेक्ट करेगा, यही पर्पज है। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है अगर रेडियोथेरेपी आप यूज करते हैं तो केवल रेडिएशन से उसी पार्ट को एक्सपोजर करवाया जाता है जिस पार्ट के अंदर ट्यूमर है, जिस पार्ट के अंदर कैंसर है, बाकी को कवर करके रखा जाता है। आप सबको पता होगा, आप सबने देखा होगा। बाकी अलग अलग तरीके से रेडिएशंस करवाए जाते हैं, आगे अपन डिटेल से देखेंगे कि किस किस टाइप से रेडियोथेरेपी करवाई जाती है। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और ये जो चेंजेस हैं ये इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। सेल डेथ हो गई तो फिर वो डेथ हो गई है, वापस से वो रिवर्सिबल नहीं होगी। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब आगे हम डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ रेडियोथेरेपी अपन डिस्कस करते हैं। रेडियोथेरेपी किस किस टाइप से की जाती हैं आप सबने पढ़ा होगा। एक होती है टेलीथेरेपी, एक होती है ब्रैकीथेरेपी। काफ़ी अच्छी तरीके से आपने पढ़ा होगा एकेडमिक सेशन में, चाहे आपने जीएनएम किया हो, चाहे आपने बीएससी किया हो, चाहे आपने एमएससी किया हो, हर जगह आपने रेडिएशन थेरेपी जरूर पढ़ी होगी, कैंसर जरूर पढ़ा होगा, ऑन्कोलॉजी के रिगार्डेड जरूर पढ़ा होगा। और इसके अंदर आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा कि टेलीथेरेपी क्या होती है, ब्रैकीथेरेपी क्या होती है, एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी क्या होती है, इंटरनल रेडिएशन थेरेपी क्या होती है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके एग्जाम में भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शॉर्ट नोट्स के अंदर भी और लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी कंसंट्रेशन के साथ आज इन सबको पढ़िएगा। चलिए बढ़ते हैं। तो बेसिकली अगर टाइप की अपन बात करें तो टाइप ऑफ रेडियोथेरेपी को दो पार्ट में डिवाइडेड किया है। टाइप ऑफ रेडियोथेरेपी को दो पार्ट में डिवाइडेड किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट दैट इज टेलीथेरेपी, सेकंड पार्ट दैट इज ब्रैकीथेरेपी, याद रखिएगा दो थेरेपी होती हैं। कैसी थेरेपी? रेडिएशन थेरेपी या रेडियोथेरेपी दो तरीके की होती हैं। फर्स्ट वन टेलीथेरेपी होती हैं, सेकंड वन ब्रैकीथेरेपी होती हैं। कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है। टेलीथेरेपी को एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी कहते हैं, टेलीथेरेपी को एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी कहते हैं और ब्रैकीथेरेपी को इंटरनल रेडिएशन थेरेपी कहते हैं। याद रखिएगा टेलीथेरेपी को एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी कहते हैं और ब्रैकीथेरेपी को इंटरनल रेडिएशन थेरेपी कहते हैं। टेली से ही मीनिंग आप समझ में आ रहा होगा। टेली मतलब टेलीफोन होता है, दूर दूर तक बातें करते हैं, इसलिए टेलीथेरेपी यानी एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी, यानी जो सोर्स रहता है, रेडिएशन सोर्स होता है, वो बॉडी के एक्सटर्नली होता है, यानी दूर से, बॉडी के दूर से एक्सटर्नली सोर्स के थ्रू रेडिएशन डाला जाता है। और ब्रैकीथेरेपी मीन्स इंटरनल रेडिएशन थेरेपी, यानी जो रेडिएशन सोर्स होता है डायरेक्टली कहाँ इम्प्लांट होता है? आपकी बॉडी के अंदर डाला जाता है, बॉडी के अंदर इम्प्लांट होता है, इसलिए इसको ब्रैकीथेरेपी के नाम से जाना जाता है। तो इनको डिटेल से अपन देखते हैं, कौन सी थेरेपी ब्रैकीथेरेपी होती है, कौन सी थेरेपी टेलीथेरेपी होती है। आई थिंक यहां तक कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली रेडियोथेरेपी को दो पार्ट में डिवाइडेड किया हुआ है, जो कि मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट वन दैट इज टेलीथेरेपी, सेकंड वन दैट इज ब्रैकीथेरेपी। तो वन बाय अपन डिस्कस करेंगे। पहली थेरेपी दैट इज एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी, एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी, और इसी को एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी भी बोलते हैं। याद रखिएगा एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी, इसी को ही एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी भी बोलते हैं और इसी को टेलीथेरेपी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेलीथेरेपी भी बोलते हैं। याद रखिएगा ऑल्सो नोन एज टेलीथेरेपी, एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी या एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी को ही टेलीथेरेपी बोला जाता है। याद रखिएगा शॉर्ट नोट में आपको क्वेश्चन आया हुआ है काफी बार एग्जाम के अंदर, टेलीथेरेपी को शॉर्ट नोट्स दिया है, टेलीथेरेपी लिखा हुआ है। अब आपको समझना है टेलीथेरेपी रिगार्डेड टू रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन
इज मैनेजमेंट फैसिलिटीज फॉर कैंसर। आपको याद रखना होगा, अगर याद है तो आप डिटेल से समझा सकते हैं, डिटेल से अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। टेलीथेरेपी का आपका मतलब ही पता नहीं है, टेलीथेरेपी किससे रिगार्डेड है, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। और अगर टेलीथेरेपी आपसे क्वेश्चन किया गया है, आपको पता है टेलीथेरेपी मतलब एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी होती है, एक्सटर्नल थेरेपी होती है, और आप डायरेक्टली लिख देते हैं एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी के रिगार्डेड, तब भी आपको नंबर नहीं मिलेगा। एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी आपसे पूछा है, यानी टेलीथेरेपी आपसे पूछा है, तो पहले आपको डिफाइन करना होगा कि रेडिएशन थेरेपी क्या होता है, फिर आपको बताना होगा कि रेडिएशन थेरेपी के टाइप क्या होते हैं। रेडिएशन थेरेपी के दो टाइप होते हैं, दैट इज टेलीथेरेपी और दैट इज ब्रेकीथेरेपी। फिर आप टेलीथेरेपी के रिगार्डेड कंप्लीट लिखेंगे, तब जाकर आपको नंबर दिया जाएगा। बाकी ब्रेकीथेरेपी आप लिखिए या ना लिखे काम चलेगा, लेकिन टेलीथेरेपी को फिर कंप्लीटली आपको लिखना होगा। ऐसा नहीं है कि जो टॉपिक आपको दिया उसके बारे में लिखा बस नंबर मिलेगा, पूरा सोच लिया आपने, नहीं मिलेगा। गारंटी है मेरी, आपको नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी का एग्जाम पेपर आप देने वाले हो, यूनिवर्सिटी का एग्जाम आप देने वाले हो, आपको पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा जब तक कि यूनिवर्सिटी के तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं लिखना है। एकदम एग्जाम में क्वेश्चन नहीं लिखोगे यूनिवर्सिटी के तरीके से, तो आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा, और क्वेश्चन का आंसर आपने दे भी दिया तो नंबर पूरा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जैसा बताया जा रहा है वैसा लिखिएगा। जो टॉपिक बीच में से आपसे पूछा जा रहा है उसका इनिशियल से स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग से आपको लिखना है कि एक्चुअली में रेडिएशन थेरेपी क्या होती है। उसको डिवाइडेड किया है दो पार्ट के अंदर, एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी, और इसी को हम टेलीथेरेपी के नाम से बोल रहे हैं, और इंटरनल रेडिएशन थेरेपी जिसको हम ब्रेकीथेरेपी के नाम से बोलेंगे। देन आफ्टर आपको टेलीथेरेपी के रिगार्डेड कंप्लीट लिखना होगा, तब जाकर आपको मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज आपका मार्क्स के अंदर कटौती होगी 100% श्योर। चलिए बढ़ते हैं, और टेलीथेरेपी अपन पढ़ रहे हैं, यानी एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी या एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी पढ़ रहे हैं, जिसको अपन ने टेलीथेरेपी कहा कि टेलीथेरेपी इसका अदर नेम है, याद रखिएगा। उसके अलावा एक्चुअल रेडिएशन सोर्स आर प्लेस्ड आउटसाइड द बॉडी, नाम से बताया था मैंने, एक्सटर्नल नाम से बताया था, एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी। एक्सटर्नल मतलब जो रेडिएशन सोर्स होगा, रेडिएशन सोर्स होगा वो कहां पर होगा, आउटसाइड होगा, यानी आपकी बॉडी के बाहर होगा। लाइक सपोज कीजिएगा आपका पेशेंट ये है, आपका पेशेंट ये है, और रेडिएशन थेरेपी यहां पर आप प्लेस करेंगे, यहां से रेडिएशन सोर्स आएगा, यानी आपका जो रेडिएशन सोर्स होगा कहां पर होगा, आपकी बॉडी के बाहर होगा। तो ऐसी थेरेपी को बोला जाएगा एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी या टेलीथेरेपी। याद रखिएगा, रेडिएशन जो सोर्स है वो कहाँ रहेगा, बॉडी से बाहर रहेगा, आउटसाइड द बॉडी रहेगा, आउटसाइड द बॉडी रहेगा, दैट इज टेलीथेरेपी, दैट इज एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी। याद रखिएगा, नाम से मीनिंग पता चल रहा है, एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी या एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी मीन्स जो रेडिएशन सोर्स होगा वो बॉडी के बाहर होगा, बॉडी के बाहर से ही रेडिएशन प्रोवाइड किया जाएगा और मैनेजमेंट करवाया जाएगा, दैट इज एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी। आगे देखेंगे, लाइन मशीन और लाइनर एक्सेलरेशन यहां पर यूज कर सकते हैं। एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी के अंदर लाइन मशीन यूज की जाती हैं और लीनियर मशीन यूज की जाती हैं। याद रखें, लीनियर एक्सेलरेशन मशीन यूज की जाती हैं। इसके अंदर सोर्स कौन सा रखा जाता है, याद रखेगा, डिफरेंस आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो इसके अंदर जो एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी है, इसके अंदर जो रेडियो एक्टिव या रेडिएशन सोर्स होता है, उसके अंदर कौन सा सब्सटेंस, कौन सा आयोनाइजिंग एजेंट काम में लिया जाता है, दैट इज कोबाल्ट काम में लिया जाता है। क्या लिया जाता है, कोबाल्ट यहां पर काम में लिया जाता है। याद रखेगा, भूलना नहीं है, क्या काम में लिया जाता है, कोबाल्ट काम में लिया जाता है, भूलना नहीं है, याद रखिएगा। एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी के रिगार्डेड यानी टेलीथेरेपी के रिगार्डेड काफी कंप्लीटली हमने पढ़ लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं सेकंड पार्ट, दैट इज इंटरनल रेडिएशन थेरेपी, और इसी को ही बोला जाता है ब्रेकीथेरेपी। और जब टेलीथेरेपी आपको कंप्लीटली समझ में आ गया है तो ये तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इंटरनल रेडिएशन थेरेपी, इंटरनल रेडिएशन थेरेपी, इसी को ही बोला जाता है इंटरनल बीम रेडिएशन थेरेपी, और इसी को ही बोला जाता है ब्रेकीथेरेपी।
ठीक है। तो रेडिएशन थेरेपी के अंदर सेकंड पार्ट है दैट इज इंटरनल रेडिएशन थेरेपी। इसी को इंटरनल बीम रेडिएशन थेरेपी भी बोला जाता है और इसी को ही ब्रेकी थेरेपी भी बोला जाता है। लिखा हुआ है ऑल्सो नोन एज ब्रेकी थेरेपी, याद रखिएगा, शॉर्ट नोट्स में आया हुआ है ब्रेकी थेरेपी करके। तो ब्रेकी थेरेपी के रिगार्डेड पहले रेडिएशन आपको समझ में आ जाएगा, ब्रेकी थेरेपी रिगार्डेड टू रेडिएशन थेरेपी। तो रेडियो थेरेपी के अंदर इंट्रोडक्शन आप लिखेंगे, देन उसके टाइप्स लिखेंगे, देन ब्रेकी थेरेपी टेलीथेरेपी के रिगार्डेड लिखेंगे और ब्रेकी थेरेपी के रिगार्डेड डिटेल से आप बताएंगे, तब जाकर आपको मार्क्स मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पर एक्चुअल जो रेडिएशन सोर्स है उसको रखा जाता है इनसाइड द बॉडी, नाम से मीनिंग निकल रहा है इंटरनल रेडिएशन थेरेपी, यानी इनसाइड रखा जाता है, बॉडी के अंदर रेडिएशन सोर्स को रखा जाता है, बॉडी के अंदर रेडिएशन सोर्स को रखा जाता है, याद रखिएगा, भूलना नहीं है, बॉडी के अंदर रखा जाता है रेडिएशन सोर्स को। अब आगे देखेंगे तो इट में बी सील्ड रेडिएशन थेरेपी और अनसील्ड रेडिएशन थेरेपी, यानी आगे जाकर अपन डिवाइड करें, आगे जाकर अपन बात करें तो इंटरनल रेडिएशन थेरेपी को भी दो पार्ट में डिवाइडेड किया हुआ है। इंटरनल रेडिएशन थेरेपी को भी आगे जाकर फर्दर दो टाइप में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। दैट इज फर्स्ट वन दैट इज सील्ड रेडिएशन थेरेपी, सील्ड रेडिएशन थेरेपी और अनसील्ड रेडिएशन थेरेपी, सील्ड रेडिएशन थेरेपी और अनसील्ड रेडिएशन थेरेपी, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सील्ड रेडिएशन थेरेपी मतलब आप समझ में आ रहा है, सील से क्या मतलब निकल रहा है, यानी सील्ड करके बॉडी के अंदर इंप्लांट किया जाता है, यानी सॉलिड फॉर्म में, याद रखेगा किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में यहां पर यूज किया जाता है। जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है या रेडिएशन सोर्स होता है उसको सील्ड फॉर्म में, एक कैप्सूल लाइक फॉर्म में, कैप्सूल बनाकर सॉलिड फॉर्म में, रेडिएशन फॉर्म में कहाँ डाला जाता है, आपकी बॉडी के अंदर इंप्लांट कर दिया जाता है, आपकी बॉडी के अंदर रख दिया जाता है, लाइक सर्वाइकल कैंसर के अंदर इसको यूज किया जाता है, सील्ड टाइप का। यानी रेडियो एक्टिव सोर्स को या रेडिएशन सोर्स को एक कैप्सूल फॉर्म में सर्विक्स के अंदर इंप्लांट कर दिया जाता है ताकि वहाँ की जो भी कैंसरस पार्ट है वो उसके अफेक्ट में आए और वहाँ की कैंसर सेल डेड हो जाए, डैमेज हो जाए। ठीक है, तो सील्ड और अनसील्ड, सील्ड मतलब एक सॉलिड फॉर्म में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को यूज किया जाता है और बॉडी पार्ट के अंदर इंप्लांट किया जाता है जहां पर कैंसर है, जहां पर कैंसरस सेल ग्रोथ कर रही है वहां पर इसको सील्ड इंप्लांट किया जाता है। उसके अलावा सेकंड है अनसील्ड, और अनसील्ड के अंदर लिक्विड फॉर्म यूज की जाती है। कौन सी फॉर्म? लिक्विड फॉर्म यूज की जाती हैं। कौन सी फॉर्म यूज की जाती हैं? लिक्विड फॉर्म यूज की जाती हैं, जिसको आईवी और ओरली दोनों तरीके से दे सकते हैं। याद रखिएगा, अनसील्ड के अंदर लिक्विड फॉर्म यूज की जाती हैं जिसके अंदर आईवी और ओरल यूज कर सकते हैं। आईवी जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैं उसको आईवी भी दे सकते हैं और ओरली भी दे सकते हैं अफेक्टेड पार्ट के अंदर, जिससे वो अफेक्ट कर सकती हैं। तो आई थिंक रेडिएशन थेरेपी या रेडियो थेरेपी के रिगार्डेड आपको समझ में आ गया होगा कि रेडियो थेरेपी क्या होती है। रेडियो थेरेपी के अंदर आयोनाइजिंग एजेंट काम में लिया जाता है और आयोनाइजिंग एजेंट देकर जो कार्सिनोजन सेल है, कैंसर सेल है, उसको डैमेज करवाया जाता है ताकि वहां पर मल्टीप्लिकेशन नहीं हो, और अगर मल्टीप्लिकेशन भी हो तो ज़्यादा नहीं हो, धीरे धीरे वहाँ के सेल्स को, जो कैंसर सेल है उसको डैमेज करवाया जाता है, जो कि इरिवर्सिबल चेंजेज वहाँ पर होते हैं, ताकि वहाँ पर क्या है, जो नॉर्मल सेल है वो भी डेड हो सकती है, डैमेज हो सकती है, इसलिए कवर पार्ट को कवर किया जाता है, नॉर्मल पार्ट को केवल एक्सपोजर किया जाता है अफेक्टेड पार्ट को। ठीक है, फिर भी वहाँ की नॉर्मल सेल डैमेज हो सकती हैं। तो रेडिएशन थेरेपी के रिगार्डेड कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अंदर अपन ने एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी यानी टेलीथेरेपी डिस्कस किया और ब्रेकी थेरेपी यानी इंटरनल बीम रेडिएशन थेरेपी हमने डिस्कस किया, और उम्मीद है काफ़ी अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब आपसे कहा है कि रेडिएशन थेरेपी के रिगार्डेड नॉर्मल सेल के अंदर भी कुछ चेंजेज आते हैं, तो नॉर्मली कुछ साइड इफेक्ट वहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके क्या कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे रेडिएशन थेरेपी के। तो मोस्टली जो रेडिएशन थेरेपी के साइड इफेक्ट होते हैं वो अपन देखते हैं। तो मोस्ट कॉमनली जो साइड इफेक्ट देखने को मिलता है रेडिएशन थेरेपी में, दैट इज अ फटीग। क्या होता है? फटीग मोस्टली देखने को मिलता है रेडिएशन थेरेपी में। मोस्ट कॉमन जो साइड इफेक्ट है वो देखने को मिलता है, दैट इज अ फटीग। याद रखिएगा,
रेडिएशन थेरेपी का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट माना जाता है फटीग, उसके अलावा नोजिया, उसके अलावा ओमेटिंग, उसके अलावा एलोपेशिया। एलोपेशिया क्या होता है? हेयर फॉल होता है, बाल गिरने लगते हैं। आप सबको पता है अगर कोई पेशेंट है और कैंसर का ट्रीटमेंट ले रहा है तो एलोपेशिया उसको जनरली साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, और ऐसी कंडीशन में हम पेशेंट को कहते हैं कि ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है, जो ट्रीटमेंट फैसिलिटीज आप ले रहे हैं उसके कारण से आपका जो हेयर फॉल है वो हो रहा है, ठीक है, डोंट वरी। चलिए, उसके अलावा बोन मेरो सप्रेशन काफी डेंजरस साइन है, याद रखेगा। मोस्ट कॉमन साइन दैट इज फटीग और मोस्ट डेंजरस साइन दैट इज बोन मेरो सप्रेशन। किसका? रेडियोथेरेपी का। याद रखेगा, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो याद रखेगा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तैयार हो गए हैं, और अगर आप BPCCHN के रिगार्डेड इग्नू यूनिवर्सिटी से कोर्स कर रहे हैं तो वहां पर ऑब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं, और जिसका भी ऑब्जेक्टिव पेपर है 2 क्वेश्चन आपको यहां से कवर हो गए हैं। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ रेडिएशन थेरेपी का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट दैट इज फटीग, और मोस्ट डेंजरस साइन दैट इज बोन मेरो सप्रेशन। याद रखेगा, क्या? बोन मेरो सप्रेशन, याद रखेगा, भूलना नहीं है। तो रेडिएशन थेरेपी के रिगार्डेड उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कीमोथेरेपी। नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे कीमोथेरेपी, जिसको नेक्स्ट सेशन के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद है यहाँ तक की क्लास काफी अच्छी तरीके से आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे दैट इज कीमोथेरेपी, और रिगार्डेड कुछ पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और फिर 3 कैंसर अपने पास बचेंगे जिनको सेपरेट सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1, और कंप्लीटली सेशन ये यूनिट आपकी फिनिश हो जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स को भी मोटिवेट कीजिएगा कि इसी तरीके से सेशन आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। अगर वो भी लेना चाहते हैं तो ज़रूर ज्वाइन करिए जीवन एजुकेशन पर। 299 रुपीज़ केवल आपको पेड करने हैं, उसके बाद सभी क्लासेस को काफ़ी अच्छी तरीके से आप पढ़ सकते हैं। चाहे कितनी भी बार आप क्लास को देखें, नो बॉन्डिंग, केवल आपको 299 रुपीज़ में पेड लेना है, 299 रुपीज़ में आपको मेंबरशिप लेना है और कंटिन्यूस पढ़ते रहना है। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर जल्दी ही। जब तक के लिए बने रहे जीवन एजुकेशन। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।